बेंजीन 16 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपको 10th क्लास का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और उस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो इस टॉपिक को हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि इस टॉपिक की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे और फिर आगे इसकी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको इसी तरह से बने रहना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, जब भी मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो किसी भी प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो हम प्रश्नावली किसी भी कीमत पर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज का बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। किससे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें मैं कुछ संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहले इसमें आती है हमारी सम संख्या। क्या आती है? सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं, 2 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इस तरह की जो संख्याएं हैं वो क्या है? सम संख्याएं हैं। नंबर 2 पे विषम संख्या। क्या आती है? विषम संख्या। और विषम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे इसमें 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? ये सभी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, और इनको हम ऑड नंबर बोलते हैं और सम संख्याओं को इवन नंबर बोलते हैं। तीसरा नंबर हमारा आता है अभाज्य संख्या। क्या आती है? अभाज्य संख्या आती है और इनको बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। इनमें खास बात यह है, ये संख्याएं अपने आप से और 1 से कटती हैं, मतलब 1 से और स्वयं से डिवाइड होने वाली संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो जैसे इसमें अभाज्य संख्याओं में 2 है और 3 है, 5 है, 7 है। ये सभी कैसे नंबर हैं? ये सभी ऐसे नंबर हैं जो 1 से करते हैं और स्वयं से करते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर में अभाज्य संख्याओं का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? इस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में हमने इस चैप्टर में किसका अध्ययन करना है? अभाज्य संख्याओं का अध्ययन करना है पहले। ठीक है, तो इसके बाद मैं कुछ और पॉइंट लिखवाता हूँ। जैसे प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, मतलब अनंत लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और नंबर 5 पे आती है हमारी पूर्ण संख्या। क्या आती हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याओं में क्या होता है? इनको बोलते हैं होल नंबर।
तो ये संख्याएं इसमें जीरो इंक्लूड हो जाती है। किसमें? जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर देते हैं हम। तो जैसे ही जीरो को हम शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। तो अगर हम यहाँ देखें 0 प्लस प्राकृतिक संख्या ही है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से। ये क्या है? 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, और इनको मिला करके हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक, तो फिर इसके बाद अब इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्या, जो किस किस से मिलकर बना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो इस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या, और ये परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मैं इसके आगे आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रश्नावली है 1.2 वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। ठीक, तो अब मैं प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करता हूं, और इसमें सबसे पहली बात आती है हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बताया, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से डिवाइड होती हैं। जैसे मान लो अगर मैं कोई यहाँ पर एक नंबर लेता हूँ 256 लेता हूँ, और इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने का जो रूल है वो क्या होता है? अगर संख्या का जो इकाई का अंक है वो हमें 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, या 6 मिल जाए, या 8 मिल जाए, इन सभी में से इकाई का कोई भी अंक है, क्या है? इन सभी अंकों में से इकाई का एक भी अंक इनमें से है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। तो यहाँ पर ये संख्या 6, इसका इकाई का अंक क्या है? 6 है, और 6 इन संख्याओं में शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह संख्या 2 से डिवाइड है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। इसके बाद 2 छिक्का 12, और 2 चौक 8। फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। फिर 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक 6 है। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2। तो इस तरह से हमने 256 के गुणनखंड किए। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 256 के जो गुणनखंड आए वो कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 2 गुणा 2। इस तरह से टोटल 2 कितने इसमें? 8 आए हैं। ठीक है, तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 6 2 8। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड तो ये है, लेकिन अभाज्य नाम क्यों दिया? अभाज्य नाम इसलिए दिया कि 256 के जो गुणनखंड आए 2 की पावर 8 हैं, इनके अलावा इसके गुणनखंड हमें नहीं मिल सकते, इसलिए इसको अभाज्य कहा गया है। ठीक, तो बच्चों हमने आपको अभाज्य का कॉन्सेप्ट बताया और इन संख्याओं के बारे में बताया। अब हम आगे प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 1.1, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से बने रहना है। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन समझाएंगे इस प्रश्नावली का अच्छी तरह से। बच्चों अब हम प्रश्नावली 1.1
इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें है निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, के रूप में व्यक्त करना है। हमें क्या करना है, गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। और इसमें पहला है 140, ठीक, ये है। तो इसके हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने हैं। और अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो ये एक कितना है, 140 है। तो इसके गुणनखंड करेंगे 140 के 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। और 3 से रूल क्या है, जो संख्या है उसके अंकों का योग देखते हैं हम। अब यहाँ पर 2 संख्याएं 3 और 5, अब मैं इनका योग करता हूँ तो कितना बैठेगा, 8 बैठेगा। और 8 3 के टेबल में नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से भी डिवाइड नहीं है। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये संख्या 5 से डिवाइड है। और 5 सत्ते कितने होते हैं, 35 होते हैं। और 7 एकम 7, ये हो जाएगा हमारा, ठीक। तो इस तरह से हमने इसके गुणनखंड प्राप्त किए। तो इसको लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो फिर इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसके क्या हो जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। और 2 में क्या है, 156 है। क्या है, 156। अब इसी तरह से इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड इसी तरह से करने हैं। यहाँ से 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर इसके बाद 2 से 2 तिया 6 और 1 बचेगा, 2 नाम 18। फिर 3 से देखेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 से 13 एकम 13। तो इस तरह से इसके क्या होंगे, ये गुणनखंड होंगे। अब आगे यहाँ पर लिखेंगे 156 के गुणनखंड कितने आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। फिर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड इस तरह से। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर पहले का 3 सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं इसको रफ करूँगा यहाँ से, फिर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूँगा। इसका क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा सॉल्व करेंगे। तो सेम इसी तरह से पहले इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। 38 25 के गुणनखंड करेंगे।
तो पहले तो इसको चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 3 से करने के लिए इसको अंकों का हमें क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। 7 और 8 15, और 15 और 3 कितने होते हैं, 18 होते हैं। इसका मतलब ये 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा और 3 पंजे 15। फिर इसके बाद भी इनका योग करेंगे। तो 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15। फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर इसके बाद 7 और 4 11। अब 11 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये डिवाइड किससे होगा, फिर 5 से होगा। तो 5 अट्ठे कितने होते हैं, 40 होते हैं, और 5 25। ठीक, इस तरह से। अब फिर 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35। फिर 17 से, 17 एकम 17। तो इस तरह से इसके गुणनखंड हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 38 25 के जो गुणनखंड आए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, इसके गुणनखंड आए निकल करके। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसके हो जाएंगे 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 गुणा 5 है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, और गुणा 17। इस तरह से ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 इसका क्या है, पहले का 5025 है। कितना है, 5005 है। कितना, 25 नहीं है बच्चों, ये 5005 है। और इसके हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 5005। तो इसको देखें, 5 और 5 10 होते हैं, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 एकम 5, 0 0 1। अब इसके बाद इसको चेक करेंगे, 3 से भी नहीं होगा ये, तो फिर ये किससे होगा। तो यहाँ से हम अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 सत्ते 91, तो 9 बचेगा, बिल्कुल 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91, तो यहाँ से 9 और 13 सत्ते 91। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7। फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11। तो इसके जो गुणनखंड निकल के आए वो कितने आए, 5 13 7 11 आए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5005 के गुणनखंड है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर बच्चों। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसका एक पार्ट और रह गया है, वो पार्ट भी बहुत बेहद आसान है, आप लोग स्वयं कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 सॉल्व करूँगा। तो बच्चों प्रश्नावली 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले
मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं हम कोई दो संख्या हैं, एक तो संख्या होगी हमारी 24 और एक होगी 36। ये संख्या हैं, इनके एचसीएफ हमें निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एचसीएफ, ठीक है। और गुणनखंड विधि से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 26 के फैक्टर 24 के फैक्टर, यहाँ पर 24 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 24 के जो फैक्टर आए निकल करके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 24 के गुणनखंड आए। फिर इसके बाद हम निकालेंगे 36 के। तो 36 के भी इसी तरह से करने। तो 2 एकम 2, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, फिर 9 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो यहाँ 36 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ये 36 के फैक्टर हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। और एचसीएफ में हमने आपको बताया था कि 24 के गुणनखंड ये हैं और 36 के गुणनखंड ये हैं। दोनों में जो संख्याएं कॉमन हैं उनको रख लेते हैं और फिर उनकी एक से अधिक होती हैं तो उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, दोनों में 2 2 कॉमन है। देखो 24 में भी 2 है और 36 में भी 2 है। तो पहला तो दोनों में ये कॉमन है। फिर इसके बाद और देखते हैं तो यहाँ पर फिर से 2 कॉमन है, फिर यहाँ से 3 और कॉमन है। अब इसके बाद कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ में लिखेंगे जो कॉमन नंबर आए हैं, 2 आया यहाँ से, फिर से 2 आया है और यहाँ से 3 आया है। अब इनकी हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ से 2 गुणा 2 मिले और 3 गुणा 3, फिर इसके हमें कितने मिले? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस तरह से। तो हमने क्या देखा? यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसके फैक्टर लिखे। इसी तरह से 36 के फैक्टर लिखे। 36 के कितने होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, इस तरह से। अब इसमें हम देखेंगे जो कॉमन है, तो 2 कॉमन आया है, फिर से 2 कॉमन आया है और इसके बाद फिर 3 कॉमन आया है, ठीक। तो अब इनकी हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। और 12 एक ऐसा नंबर है जो इसका एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ है। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए इसमें देखेंगे जो संख्या अधिकतम बार आई है, किसी भी संख्या के गुणनखंड में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है तो उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें 24 में 2 3 बार आया है तो 2 की पावर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। फिर इसी तरह से अब इसके बाद देखेंगे 3 कितनी बार आया है, तो 3 यहाँ अधिकतम कितनी बार आया है? 3 भी 2 बार आया है। तो अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा ये, और यहाँ 3 की पावर 2 है 9 हो जाएगा, और 8 नाम 72। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक बात क्लियर या नहीं? अगर बात क्लियर नहीं है तो आप हमको बता दें, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 26 है और कितना है? 91 है। इसको पहले हमें क्या करना है? इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
फिर इसके बाद हमें इसकी जांच भी करनी है, और जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ से कि इसका फॉर्मूला होता पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए, क्योंकि इसमें से हमें पेपर में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमें 3 मान मिलेंगे, या तो 2 HCF और LCM और एक संख्या दे देगा, या फिर पहली संख्या देगा HCF और LCM दे देगा और कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? 26 के फैक्टर करेंगे। तो 26 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो 2 से कटेगा, 13 दूनी 26 होते हैं और 13 एकम 13। तो इसके फैक्टर आए 2 गुणा 13। ठीक, फिर यहाँ से 91 के फैक्टर करेंगे बराबर। तो 91 के फैक्टर करेंगे तो 91 7 से कटता है, 13 सत्ते 91 और फिर 13 से 13 एकम 13। तो यहाँ पर आएंगे हमारे 7 गुणा 13 आएंगे, मतलब 7 गुणा 13 आएंगे। अब HCF निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा? दोनों में कोई कॉमन है? 13 नंबर कॉमन है दोनों में, और जब दोनों में 13 नंबर कॉमन है तो ये इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। फिर इसी के बाद LCM और निकाल लेते हैं साथ के साथ। तो LCM निकालेंगे, इसका LCM कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे 2 अधिकतम कितनी बार आया? 1 बार। इसके बाद 7 अधिकतम कितनी बार आया? 1 बार। फिर इसके बाद 13 और देखेंगे, 13 अधिकतम कितनी बार आया? 1 बार। प्रत्येक लाइन में देखेंगे, मतलब हर एक संख्या के जो फैक्टर हैं उसको देखना है, ना कि दोनों को मिला करके कि यहाँ 13 एक बार 26 में भी 13 आया है और एक बार 91 में भी आया है, तो 2 बार आया है तो 2 बार लिखेंगे, फिर ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। तो गुणनखंड में अधिकतम 1 बार आया है 13, इस तरह से देखना है। तो अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 गुणा 13। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 42 का 2 हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने LCM निकाला और HCF निकाला। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें जांच करने के लिए हम इसको पहले रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच। और जांच के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, तो जांच क्या होगी इसकी? जांच इसकी ये हो जाएगी, अगर हम दोनों साइड ले आए तो इसकी जांच हो जाएगी, और यदि दोनों साइड बराबर नहीं लेकर के आए तो ये फिर गलत हो जाएगा, हम जांच नहीं कर पाएंगे। जांच तभी हो पाएगी जब हम इसकी दोनों साइड इक्वल लेकर के आएंगे। तो पहली संख्या इसमें क्या है? 26 है। दूसरी संख्या इसमें क्या है? 91 है। इसके बाद HCF इसमें क्या निकाल कर आए? हम HCF निकाल के लाए 13 और LCM क्या निकाल के लाए? 182, ये आया था हमारा। अब इनकी क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो
मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुणा 13 कर लेंगे 26 के फैक्टर, और इसके कर लेंगे हम 7 गुणा 13 कर लेंगे। तो 7 दूनी कितने होते हैं, 14 होते हैं, और 13 में 13 की गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम अलग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कर लेंगे 169 में 14 की मल्टीप्लाई, तो 4 नाम 36 का 6, कैरी 1, 6 चौक 24 और 3 27 का 7, कैरी 2, 4 एकम 4 और 2 6। फिर इसके बाद यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, 9 और 7 16 का 6, 6 6 12, 13 का 3, 1 2, यानी 2366 आ जाएगा हमारा एक तरफ का। कितना आया, 2366। फिर इसी तरह से आगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 14 गुणा 13 इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 गुणा 169 हो जाएगा। फिर 14 की गुणा 169 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 2366 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से हम इसकी दोनों साइड लेकर के आए, यानी हमने इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको जांच भी कर लिया इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसको अच्छी तरह से नोट करना है आपको। मैं इसको रफ करूँगा अब। तो बच्चों अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दूसरे का दूसरा। तो सेम उसी तरह से करना है, पहले इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम, फिर उसके बाद इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करते हैं 510 के, तो 510 के जो फैक्टर आएंगे लास्ट में 0 एक अंक, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर अब यहाँ से कितने से होगा, 5 और 5 10 और 2 12, इसका मतलब 3 से होगा। तो 3 8 24, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर इसके बाद 5 से कटेगा, 5 एकम 5, क्या बचेंगे 3, और 5 7 35, और फिर 17 से 17 एकम 17। तो 510 के जो गुणनखंड आए वो कितने आए, ये लिखेंगे 510 बराबर आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये इसके गुणनखंड हुए। फिर 92 के निकालेंगे 92 के, तो 92 के इसके गुणनखंड जो हो जाएंगे 92 के, तो लास्ट में इकाई का अंक 2 है, तो 2 से काटेगा, तो 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छिक्का 12, 46 दूनी 92 होते हैं। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर 23 से कटेगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कर सकती है। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर आए वो क्या है, 2 गुणा 23, ये इसके फैक्टर आए। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, जो नंबर कॉमन है दोनों के गुणनखंडों में, जो संख्या कॉमन है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कॉमन है और इसके अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, सब अलग अलग संख्याएं हैं। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, तो 2 कितनी बार आया, 1 बार आया है, 3 2 अधिकतम कितनी बार आया, 2 बार आया है, कितनी बार, 2 बार आया है। फिर 3 को चेक करेंगे, 3 अधिकतम कितनी बार आया, 1 बार आया है। 5 अधिकतम 1 बार आया है।
और 17 गुणा 23। इस तरह से अब इन सब की क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60 हो गया, गुणा 17 गुणा 23। फिर इसके बाद हम 17 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 में। तो 17 × 51 का 1 कैरी 5, 17 दूनी 34 और 5 39। फिर यहाँ से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 नाम 54 का 4 कैरी 5, 6 तिया 18, 18 और 5 कितने हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 5 23। तो इस तरह से इसका एलसीएम कितना आया, 23,460 इसका एलसीएम आया। अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करना बहुत ही आसान है। अगर हमारे एलसीएम और एचसीएफ सही निकल के आए हैं तो हम जांच भी आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जांच। तो जांच में फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या इसमें क्या है, पहली संख्या हमारी 510, दूसरी संख्या है 92। फिर इसका HCF कितना आया था, 2 मल्टीप्लाई, और इसका एलसीएम कितना आया था, 23,460 इसका एलसीएम आया था। कितना आया था, 23,460 इसका एलसीएम। अब इसकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर कर लेते हैं, 510 में 92 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की 0 में करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर 9 की 0 में करेंगे तो 0, 9 की 1 में करेंगे तो 1 और 9 पंजे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45। तो 0, 2, 1, 6, 4, तो ये आ जाएगा 46,220। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आया, 46,120। फिर इसके बाद यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 छिक्का 12 का 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ से। फिर 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं, 2 0 0, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। तो यहाँ पर बच्चों मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ पर 9, तो बच्चों इसमें मल्टीप्लाई में हमसे मिस्टेक हुई है। 9 की गुणा करेंगे 0 में 0 आएगा, 9 की 1 में करेंगे तो 9 आता है, 9 एकम 9। तो ये भी कितना आ जाएगा, फिर यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 46,920। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहाँ पर दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से हमने इसका 2 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो बच्चों लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे और साथ के साथ सब्सक्राइब और कर दें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। धन्यवाद।